हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो वर्कबुक है, कार्य पुस्तिका है, उसका पाठ 7 करेंगे। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण मतलब बचाव क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आजकल पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, उसके कारण जंतु जो है वो भी मर रहे हैं, तो उनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो इससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें सोल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो हमने क्लास में पढ़ लिया है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, तुम अपने साथियों, बड़ों व अध्यापकों से चर्चा करके लिखो। आज से 25-30 वर्ष पहले वनों व वन्य जीवों की स्थिति कैसी थी। आज से 25-30 साल पहले वन और वन में रहने वाले जो जंतु हैं उनकी स्थिति कैसी थी और वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है। उत्तर है 25-30 साल वर्ष पहले वन और वन्य जीव अधिक थे, क्योंकि पहले कारखाने नहीं थे, उद्योग कम थे और जनसंख्या भी कम थी, तो इसलिए उनको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कारखाने, उद्योग, जनसंख्या वृद्धि के कारण या कृषि के लिए मतलब खेती करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वनों को काटा जाता है। वह आज वन और वन्य जीव कम होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि कारखानों के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह के लिए और जनसंख्या वृद्धि के कारण और खेती करने के लिए ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए जहाँ पर पेड़ पौधे उगे रहते हैं उनको काट दिया जाता है। इसलिए वन खत्म हो जाएंगे तो वन्य जीव भी खत्म होते जा रहे हैं। तो ये हम उत्तर लिख देंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वन उन्मूलन का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। वन उन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना, इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वन उन्मूलन से पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि वनों को काटते हैं तो उससे बारिश कम होती है और तापमान बढ़ रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है। भूमजल स्तर का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब अगर वर्षा नहीं होगी तो ज़मीन में जो पानी रिस रिस कर जाता है, जिससे जो भूमि में जल इकट्ठा होता है उसे भूमजल कहते हैं, उसका स्तर भी कम हो रहा है। निम्नीकरण मतलब उसका स्तर कम होना। वर्षा व भूमि की उर्वरता में भी कमी आती है, बारिश में भी कमी आती है और इससे जो ज़मीन है उसके उपजाऊपन में भी कमी आती है। प्रश्न नंबर 3 है, वन में वृक्षों की कटाई किस कारणों से की जा रही है। मतलब वृक्षों को काटते हैं तो उनके कारण क्या है कि वृक्षों को काटा जा रहा है। उत्तर है कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए मतलब खेती करने के लिए, ज़मीन प्राप्त करने के लिए वनों को काटा जाता है। और जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए घर और कारखानों के लिए भी ज़मीन को साफ किया जाता है और फर्नीचर बनाने व लकड़ी के लिए भी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने ये 3 ही लिख दिए हैं। आप और लिखना चाहते तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। सभी जीव जंतु जैवमंडल में रहते हैं या जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, उनके पारस्परिक संबंध व पर्यावरण से उनका संबंध। वह स्पीसीज, वह जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, पौधों और जीव जंतुओं के बारे में लिखो। तो हम हरियाणा में रहते हैं तो वहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जो है, जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो है सहतूत, नीलगिरी, पाइन, कीकर, शीशम, बबूल। और जो जंतु हैं वो है काला हिरण, नीलगाय, पैंथर, लोमड़ी, नेवला और सियार। प्रश्न 5 है, तुम अपने क्षेत्र में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। प्रदूषण जैव विविधता को प्रभावित करता है। अगर ज़्यादा प्रदूषण होता है जहाँ पर, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी सही से उपज नहीं पाते हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण भी पेड़ पौधों का विनाश हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं वहाँ बारिश की कमी हो जाती है, ज़मीन के उपजाऊपन में कमी आ जाती है, तो इस तरह से वहाँ पर लोग भी नहीं रहते, तो और जो जीव जंतु हैं वो भी मर जाते हैं। तो जैव विविधता को प्रभावित करता है। तो जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को प्रभावित करता है। प्राकृतिक आवास अगर नहीं होंगे तो, और प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं या फिर जनसंख्या वृद्धि होती है या जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, या फिर कृषि
अगर खेती के लिए ज़्यादा ज़मीन को साफ़ किया जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, तो उससे भी जैव विविधता प्रभावित होती है। हरा भरा क्षेत्र, अगर हरा भरा क्षेत्र होगा तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पर जीव जंतु भी ज़्यादा रहेंगे, पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, जीव जंतु ज़्यादा होंगे, रहने के लिए लोग आसपास में ज़्यादा रहेंगे, बारिश ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से इन सभी कारकों के कारण जैव विविधता प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 6 है, तुम कभी चिड़ियाघर गए हो, वहाँ कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो वहाँ पर हमने शेर देखा, भालू देखा, हिरण, तेंदुआ, मगरमच्छ, कछुआ, चिड़िया बहुत सारी और बतख और बंदर देखे हैं। और उसके अलावा भी अगर आपने कुछ देखा है तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख देना। प्रश्न 2 है, अभ्यारण्य के बारे में सोचकर बताओ कि वहाँ जीव जंतु कैसे रहते होंगे, कि अभ्यारण्य में जीव जंतु किस तरह से रहते होंगे, ये बताना है। अभ्यारण्य में जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवासों में स्वतंत्र रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, उनको बांध कर या फिर किसी पिंजरे में नहीं रखा जाता। प्रश्न 6 है, अभ्यारण्य व चिड़ियाघर की स्थितियों व जीव जंतुओं की तुलना करके अपने शब्दों में लिखो। उत्तर है, अभ्यारण्य में जीव जंतु प्राकृतिक आवासों में रहते हैं और उनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन चिड़ियाघर में जीव जंतु कृत्रिम आवासों में रहते हैं और वे स्वतंत्र नहीं होते हैं। और अभ्यारण्य में जीव जंतु स्वतंत्र रहते हैं, उनको पिंजरों वगैरह में या उनको किसी भी ऐसे आवासों में नहीं रखा होता है जो मानव निर्मित होते हैं। प्रश्न 7 है, समूह में चर्चा करके लिखो कि लाखों वर्ष पूर्व ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि डायनासोर की प्रजाति लुप्त हो गई। पहले डायनासोर होते थे लेकिन अब डायनासोर नहीं है, तो इसका क्या कारण है? इसका कोई प्रमाणित कारण तो नहीं है, मतलब पक्का किसी को नहीं पता है कि डायनासोर किस तरह से लुप्त हुए होंगे, लेकिन यह माना जाता है कि उल्कापिंड या ज्वालामुखी विस्फोट से वे विलुप्त हुए होंगे। कभी उल्कापिंड गिरा होगा या फिर कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा जिससे जो डायनासोर है वो खत्म हो गए। वह कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो लुप्त होने के कगार पर हैं, इनके लुप्त होने के पीछे क्या कारण है? ऐसे जीव जंतु हैं शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा, बाघ आदि। ये ऐसे जीव जंतु हैं जो कि कुछ सालों में लुप्त हो सकते हैं। इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है और धीरे धीरे ये बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं। प्रश्न 6 है, संकटापन्न स्पीशीज व प्रजाति का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? रेड डाटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीशीज या प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन्न स्पीशीज वो होती हैं जो कुछ सालों में खत्म हो सकती है, लुप्त हो सकती हैं। प्रश्न 10 है, हमारे देश के कौन कौन से जीव जंतुओं का नाम इसमें है और उसको बचाने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे? हमारे देश में जो जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हाथी, जंगली भैंसे, इनका नाम संकटापन्न जंतुओं में है, यानी रेड डाटा पुस्तक में इन जीव जंतुओं का नाम है। इन्हें हम लुप्त होने से कैसे बचा सकते हैं? अवैध शिकार न करना, मतलब इनका शिकार नहीं करना, वनों को न काटना, जानवरों को न मारना आदि से हम इनका बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इन सब से इनका बचाव हो जाएगा। ये एक खाद्य श्रृंखला है। इसमें देखिए ये है घास, घास में छोटे छोटे कीट होते हैं, उनको ये छोटे छोटे कीड़े खाते हैं या फिर घास को खाते हैं, उनको फिर ये सांप खाता है, सांप को फिर ये चील खाती है और इस तरह से ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई है, एक चेन सी बन गई है। प्रश्न ये है, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने शब्दों में लिखो। अगर कोई भी जंतु या कोई भी प्रजाति लुप्त हो गई, खत्म हो गई, तो उसका पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी प्रजाति के लुप्त होने से आहार श्रृंखला व आहार जाल पर प्रभाव पड़ता है, जिससे पारितंत्र में असंतुलन होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये सांप बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो ऐसे बहुत सारे टिड्डे असंख्य हो जाएंगे और ये जो चील है ये मर जाएंगे क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र जो है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न 8 है, आओ पता करें व उसके बारे में चर्चा कर लिखें। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर जलवायु के परिवर्तन के कारण प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर आते हैं। ये यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। उनके मूल आवास में अधिक शीत होने के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सर्दी पड़ती है कुछ देशों में, तो वहाँ से मतलब अपने मूल आवास से वे अधिक ठंड पड़ने के कारण
दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं और वहाँ पर एक निश्चित समय पर ही आते हैं, मतलब वहाँ पर ठंड पड़ती तब आते हैं ये। और ये यहाँ आकर, जैसे मान लो भारत में भी आते हैं, यहाँ आकर अंडे देते हैं और लंबी यात्रा करके वो आते हैं। तो दूर से आते हैं, उनको बोलते हैं प्रवासी पक्षी, और यहाँ पर आकर ये अंडे देते हैं। और जब तक वहाँ पर सर्दी ख़त्म होती है तो ये अंडे जो हैं इनसे बच्चे निकल जाते हैं और ये अपने बच्चों को लेकर वापस अपने देश में उड़ जाते हैं। तो इनको बोलते हैं प्रवासी पक्षी। हमारे देश में भी कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं। वे किन किन अभ्यारण्यों में आते हैं? हमारे देश में साइबेरियन क्रेन आती है जो कि राजस्थान के भरतपुर में व हरियाणा में गुड़गांव के सुल्तानपुर झील में या सुल्तानपुर अभ्यारण्य में आते हैं। या झील जो है वहाँ अभ्यारण्य है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य में आते हैं। प्रश्न 2 है, जिन प्रवासी पक्षियों के बारे में तुम जानते हैं उनके नाम लिखो। साइबेरियन क्रेन, नवरंग पक्षी, वुड सैंड पाइपर, इनके बारे में हम जानते हैं, जो कि प्रवासी हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवास करते हैं। प्रश्न 6 है, हमारे देश में कुछ प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया है, उनके बारे में लिखो। तो प्रवासी भारतीय का मतलब जो भारत के लोग हैं लेकिन वो दूसरे देशों में रहते हैं, तो उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो उनके नाम लिखने हैं। प्रोफेसर जगदीश चेन्नुपति, जो कि ऑस्ट्रेलिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका नाम है। प्रोफेसर संजीव मेहता जो भूटान में रहते हैं और वो भी, उनका भी एजुकेशन में नाम है। प्रोफेसर दिलीप जो कि ब्राज़ील में कला और शिक्षा में इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। और भी बहुत सारे नाम हैं, मैंने इनमें से 3 लिख दिए हैं। मृदा में ह्यूमस और उर्वरता की कमी से धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। मतलब मिट्टी में ह्यूमस की कमी से और उपजाऊपन की कमी से धीरे धीरे जो उपजाऊ भूमि है वो मरुस्थल बन जाती है, तो इसे कहते हैं मरुस्थलीकरण। प्रश्न 2, अपने आसपास की जगहों का अवलोकन करो और देखो कि इस तरह का परिवर्तन कहीं हो रहा है, तो तुम इसे रोकने के लिए क्या प्रयास करोगे। कि कहीं पर ऐसा परिवर्तन हो रहा है जहाँ पहले तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बाद में वहाँ पर मरुस्थलीकरण हो गया है, तो उसे रोकने का क्या प्रयास करेंगे। तो वन उन्मूलन को रोक कर, कि वहाँ पर अगर वनों की कटाई हो रही है तो हम वन उन्मूलन को रोक कर ऐसा होने से बचा सकते हैं और वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर मरुस्थलीकरण होने से बचा सकते हैं। अपने देश के सबसे बड़े मरुस्थली भाग को नक्शे में दर्शाओ। तो ये एरिया जो है ये राजस्थान का एरिया है, ये बहुत बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न मरुस्थलीकरण के और कौन कौन से कारण हैं। अधिक चराई, मतलब जानवरों को अधिक चराते हैं तो वहाँ पर जो है घास वगैरह छोटे छोटे पेड़ पौधों की कमी आ जाती है, तो वहाँ पर मरुस्थलीकरण होने के अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। और अधिक वन उन्मूलन, वनों को ज़्यादा काटना, खेती के लिए भूमि चाहिए उसके लिए वनों को काटा जाता है, यह भी मरुस्थलीकरण बढ़ने का कारण है। आग में वृद्धि, कई जगहों पर आग ज़्यादा लगाई जाती है, आग ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, वहाँ से जो पानी है मॉइस्चर बन के ऊपर उड़ता है और वहाँ की उर्वरता में कमी आ जाती है। भूमि जल का अत्यधिक इस्तेमाल, भूमि में जो जल होता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल पाता, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उससे भी मरुस्थलीकरण बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन, कहीं पर जलवायु पहले सम जलवायु थी, फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया तो उससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और उससे भी मरुस्थलीकरण बढ़ता है। वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उसके आवास किसी प्रकार के विषयों में सुरक्षित रहते हैं उन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। ये केवल वन्य जीव प्रजातियों की संरक्षण स्थली होते हैं। वन्य अभ्यारण्य जो अभ्यारण्य होते हैं वे केवल वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण स्थली ही होते हैं। वहाँ पर बाहर के जो है किसी प्रकार के विषयों से उनको सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न ले, तुम्हारे जिले व प्रदेश में पाए जाने वाले अभ्यारण्यों के नाम लिखो। तो एक है सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो कि गुड़गांव में है, दूसरा है भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर में है, तीसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान व कालेसर वन्य अभ्यारण्य जो कि यमुनानगर में है। प्रश्न व, इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले वन्य जीवों के नाम लिखो और उनकी विशेषता लिखो। तो लाल कॉलर वाले कबूतर इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, सिकरा, हरी मधुमक्खी, धारीदार लक्कड़भग्गा, काला हिरण, 4 सींग वाले मृग और काराकल, ये सभी जो है इनमें से कुछ इनमें पाए जाते हैं, कुछ इस अभ्यारण्य में और कुछ इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने तीनों में से 1-1, 2-2 लिख दिए हैं।
राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक दृश्यों व वन्य जीवों के संरक्षण स्थली होते हैं। इस आरक्षित क्षेत्र में वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो प्राकृतिक दृश्य व वन्य जीवों की संरक्षण स्थली होती है। वहाँ पर प्राकृतिक दृश्य बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं और वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए सभी उपाय होते हैं। और ये जो आरक्षित क्षेत्र है इनमें जो जीव जंतु स्वतंत्र घूम सकते हैं और अपने स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अपने देश के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखो। तो पहला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। प्रश्न ब, वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है, लिखो। वन्य जीवों का शिकार मांस के लिए किया जाता है, चमड़े के लिए भी किया जाता है, व्यापार के लिए भी किया जाता है। मतलब मांस और चमड़ा एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए, मतलब व्यापार के लिए इसका बिजनेस भी किया जाता है। और कुछ लोग अपने शौक के लिए भी शिकार करते हैं। हमारी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कुछ परियोजनाएं चलाई हैं, उनके नाम लिखो। तो यह कस्तूरी मृग परियोजना जो कि 1970 में चलाई है। दूसरा है प्रोजेक्ट होंगल जो कि 1970 में ही चलाई गई थी। और तीसरा है गिरी सिंह परियोजना, ये 1972 में चलाई गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर, ये है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई गई थी। प्रश्न 10 है, वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक प्रमाण किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित हैं। यहाँ पर मनुष्य की गतिविधियों के प्रमाण हैं। तो मनुष्य की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक प्रमाण सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। प्रश्न 9 है, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों व जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इन पर अपने मित्रों से चर्चा करके अपने शब्दों में लिखो। वनों की कटाई से वन कम हो रहे हैं, व शिकार से वन्यजीव लुप्त हो रहे हैं। इसलिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु, मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए और वनों की सुरक्षा के लिए और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वन्य अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान बनाने की या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाने की जरूरत पड़ी। प्रश्न 10 है, तुम्हारे जिले के आसपास या जिले में कोई वन संरक्षित क्षेत्र आता है तो उसका नाम लिखो। हमारा जिला हरियाणा है तो इसमें यमुनानगर, कैथल, अम्बाला, जींद, हिसार, इनमें वन संरक्षित क्षेत्र आते हैं। प्रश्न 2 है, इस क्षेत्र के प्राणीजात व वनस्पति जात के बारे में लिखो। पाइन, आम, अमलतास, सेमुल, बहेड़ा। और ये तो हैं वनस्पति जात क्योंकि ये पेड़ पौधे हैं। और ये हैं प्राणी जात, तेंदुआ, चीतल, बंदर, बार्किंग हिरण, हाथी और जंगली मुर्गे। प्रश्न 11 है, तुम कागज़ का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो। किताबें बनाने में करते हैं, अखबार बनाने में, पैकिंग के लिए, लिफाफे बनाने में, कैलेंडर बनाने में, डायरी बनाने में, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर कागज़ों का उपयोग होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जानकारी पढ़ते हैं कि 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है। तो देखिए कितने पेड़ों को काटा जाता है, क्योंकि 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 पेड़ों को काटा जाता है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम 17 पेड़ों को काटते हैं तब हमें 1 टन कागज़ मिलता है। प्रश्न 2 है, कागज़ की बचत करके तुम वृक्षों को कैसे बचा रहे हो, अपने शब्दों में लिखो। कागज़ बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है। यदि हम कागज़ की बचत करेंगे तो वृक्षों को काटने से बचाया जा सकता है, क्योंकि कागज़ किससे बनते हैं, वृक्षों से बनते हैं। और कागज़ की अगर बचत करेंगे तो वृक्षों को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न 6, कागज़ का पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करने का पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विचार करके लिखो। कागज़ों का अगर पुनः उपयोग करेंगे, मतलब मान लो हमने जो नोटबुक है, कॉपी पूरे साल चलाई है, तो हम देखते हैं लास्ट में उसमें कुछ पेज बच जाते हैं, तो उन पेजों को निकाल कर हम रफ कॉपी बना सकते हैं। तो ये हो गया कागज़ का पुनः उपयोग। पुनः चक्रण मतलब जैसे अखबार होते हैं, अखबार हमने पढ़ लिए, उसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं तो उनको रद्दी में बेच दिया जाता है। फिर उनको दोबारा से फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाता है, उनसे दोबारा से उनके ऊपर अगले दिन का प्रिंट किया जाता है। इस तरह से उसका हो गया पुनः चक्रण। ये उपाय अपनाकर हम कैसे पेड़ों को बचा सकते हैं, ये उपाय अपनाएंगे तो पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इनसे वृक्षों की संख्या बढ़ेगी और कटाई कम होगी। प्रश्न 2 है, वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या कर सकते हैं। वनों की कटाई न करें, उससे वनों का विकास होगा। पौधारोपण करें, कागज़ का पुनः उपयोग करें, वह पुनः चक्रण करें, इससे वनों का विकास होगा। प्रश्न ये है, वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारा समाज और सरकार क्या प्रयास कर रही है।
उत्तर है नर्सरी विकास पर जोर देना, मतलब पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए नर्सरी बनाई जा रही हैं, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे तैयार करके रखते हैं जिनको वर्षा के समय उगाने के लिए फ्री बांट दिया जाता है। तो यह नर्सरी विकास। और वन महोत्सव मनाकर और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करके और वन संरक्षण अधिनियम लागू करके ये हमारी सरकार और हमारे समाज वन महोत्सव मनाते रहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करना, ये हमारी सरकार राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करती है जिससे कि पेड़ पौधों को कटने से बचाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम लागू करना, ये भी हमारी सरकार वन संरक्षण नियम अधिनियम लागू करती है और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चलाती है जिनसे वनों का संरक्षण किया जाता है और वनों का विकास किया जाता है। प्रश्न रह है, क्या वनों के कम होने के कोई प्राकृतिक कारण भी है, वे कौन कौन से हैं? दावानल, सूखा पड़ना, वर्षा कम होना या फिर जलवायु परिवर्तन, ये प्राकृतिक कारण हैं जिनसे वनों में कमी होती है। प्रश्न 12, हमारे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना द्वारा हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। सड़क निर्माण भी जरूरी है, इससे यातायात आसान होता है, व्यापार बढ़ता है और हमारी आर्थिक पूंजी बढ़ती है और समय की बचत होती है। लेकिन इसके निर्माण के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है, खुदाई करते हैं, तापमान बढ़ता है, प्रदूषण होता है, इस तरह से पर्यावरण प्रभावित होता है। प्रश्न 13, तुम अपनी कार्यपुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधों व वन्य जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन से काटकर चिपकाओ। तो यहाँ पर आप फोटोज चिपका सकते हो पेड़ पौधों के और अपनी पसंद के वन्य जीव जंतुओं के चित्र यहाँ पर चिपका सकते हो। प्रश्न 14 है, हरियाणा के नक्शे में जीव जंतु व पक्षी अभ्यारण्य को दर्शाओ। तो अभ्यारण्य का नाम है, जैसे जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर जनपद में है और स्थान है कालेसर। और जो पक्षी अभ्यारण्य है वो सुल्तानपुर में है, जो कि गुड़गांव में है। ये हरियाणा का नक्शा है, इसमें देखिए ये कालेसर है यमुनानगर में और ये सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है गुड़गांव में। तो ये हमने यहाँ पर दर्शा दिए हैं। यहाँ तक पाठ ख़त्म होता है, वीडियो भी ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।